नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आज की कहानी सत्ता के सबसे ऊंचे ओहदे पर बैठे एक ऐसे व्यक्ति की है जो खुद को प्रधानमंत्री नहीं बल्कि प्रधान सेवक कहलाना पसंद करता है। विरोधी भले ही इसे एक जुमला कहें, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये उनका दायित्व है। हम अगर बात करें तो आज की तारीख में देश के सबसे लोकप्रिय नेता अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी ही हैं। इंडिया टुडे सर्वे इस बात की तस्दीक भी करता है और लोकप्रियता की इन्हीं चर्चाओं के बीच प्रधानमंत्री मोदी अपना 66वां जन्मदिन मना रहे हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, भाई बहनों, मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। जैसे भारत मेरी मां है, वैसे ही भाजपा भी मेरी मां। ये साचा बोलो છો એનામાં કોઈ કૂડ કપટ નથી। हमारे पिताजी तो रहे नहीं है, माता जी है, 90 साल से भी ज्यादा उम्र है, आज भी अपने सारे काम खुद करती हैं। जीवन का बहुत सौभाग्य होता है माँ के आशीर्वाद, इससे बढ़कर के कुछ नहीं होता है। 2014 के चुनावों का ऐलान हुआ तो मोदी लहर की खूब चर्चा हुई। किसी ने खंडन किया, किसी ने मुहर लगाई, लेकिन इस लोकप्रियता के बीच नरेंद्र मोदी को लेकर इतनी किताबें छपी, इतने कॉमिक बुक्स छपे कि उनके किस्से बच्चों की जुबान पर आ गए। लेकिन आज की कहानी में हमने चंद ऐसे किस्से ढूंढ कर निकाले हैं जो मुमकिन है आप नहीं जानते होंगे। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक आशीर्वाद से। जो आग मेरे दिल में है वही आग तुम्हारे दिल में। चारों तरफ भारत का जय जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छी सोच वाले लोग जब सरकार में होते हैं कि हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। विकास विकास और विकास, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का सपना पूरा करने के लिए हम आगे बढ़े। कहते हैं ताकत सियासत का संतुलन साधती है। अगर ये सच है तो 66 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी इसके जीते जागते नायक की तरह उभरते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रचंड बहुमत की सत्ता से लेकर सियासत का जोर ऐसा कि एक बयान से बाजी पलट जाए। जैसे ही कोई संकट आ जाता है तो वे सेक्युलरिज्म का बुर्खा पहन लेते हैं। मित्रों, समस्या सीमा पर नहीं है, समस्या दिल्ली में है। मोदी की शख्सियत में धाक और धमक ही कुछ ऐसी है, मगर निजी जिंदगी में कहानी ऐसी धमाकेदार नहीं। मोदी तो अपना जन्मदिन भी पारंपरिक धूमधाम से मनाने में यकीन नहीं रखते। चाहने वालों ने आयोजन कर दिया तो उसमें शरीक भी बड़ी मुश्किल से होते हैं, जैसे आखिरी बार 2013 में हुआ था। समर्थकों के आयोजन में मोदी तो शामिल हुए, मगर इस हैरानी के साथ कि मुख्यमंत्री तो वो 12 साल से हैं, मगर सार्वजनिक तौर पर जन्मदिन पहली बार मन रहा है। अभी एक स्लोगन लेते हुए चाहिए कि अहमदाबाद को भी जब इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ मजबूत बना रहे हैं तो ये भी एक सफाई कारक है। आपकी बात सही है, मैं आपसे 100% सहमत हूँ। और इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ, जब किसी कार्यक्रम में जाता हूँ तो गुलदस्ते देते हैं, मैं कहता हूँ भैया बुके नहीं बुक। जश्न से अलग निजी तौर पर मोदी को अपना एकांत पसंद है। अपने मौन में मुखर होते हैं, मंच पर जोरदार भाषणों बयानों से बिल्कुल अलग। ये गरीबी का अपमान है कि नहीं अपमान? इसी अंदाज में उम्र के 66 साल गुजर गए, मगर जन्मदिन के लिए एक रवायत नरेंद्र मोदी ने निजी तौर पर बरकरार रखी है। रिवाज खुशी के हर मौके पर मां से आशीर्वाद लेने का। ये रिवाज भी तब सुर्खियों में आया था जब मोदी प्रधानमंत्री चुने गए थे। मीडिया की भीड़ और कैमरे के सामने मां और बेटे का वो भावुक लम्हा पहली बार दुनिया के सामने आया था। तब मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले मां से आशीर्वाद लेने गए थे।
मोदी कहते भी हैं, जिंदगी के संघर्ष में ये आशीर्वाद उनके लिए बड़ा दिव्य रहा है। नरेंद्र मोदी मां के साथ नहीं रहते, लेकिन जिंदगी ने उन्हें जब भी कोई बड़ी जिम्मेदारी दी, उसे मां के आशीर्वाद से ही शुरू किया। बेटा सियासत में कामयाबी की बुलंदियां छूता गया। मां की ममता दूर से भी बेटे पर आशीर्वाद की तरह बरसती रही। तब भी जब अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी पर मोदी की आंखें छलक गईं। जैसे भारत मेरी मां है, वैसे ही સમાજની પબ્લિક બેનદેવ સરખું જ ગણે છે, કોઈ ભેદભાવ નથી, એટલી એ જીત છે। वो कहानियां सियासत में शोहरत के इस मुकाम पर भी मोदी के जहन में झलकती हैं, तो बस वो मां ही याद आती है। कोई और मौका हो या ना हो, मोदी अपने जन्मदिन पर मां के साथ ही होते हैं। मां पारंपरिक तौर पर टीका लगाती है, मुंह मीठा कराती है और बचपन की तरह जेब में सगुन के पैसे भी रखती है। मोदी अपना 66वां जन्मदिन भी उसी सादगी के साथ मनाएंगे, अहमदाबाद में अपनी मां के साथ। अब मां की उम्र 90 पार हो चुकी है, मगर चेहरे की झुर्रियों से आज भी वही मुस्कुराहट झलकती है जब मां की नजर बेटे की सूरत पर पड़ती है। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। उस मां की दास्तान सुनाते सुनाते मोदी की आंखें छलक पड़ती हैं। सार्वजनिक तौर पर यह फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग के साथ बातचीत में दिखा था। तब तक जकरबर्ग भी सुन चुके थे मोदी अपनी मां से कितना लगाव रखते हैं। उस दिन मां से जुड़ाव की वजह पूछ ली, तब मोदी की आंखें बरबसी छलक पड़ी। I understand that your mother is very important in your life, so I'm hoping that you'll tell us a bit about her. आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। मोदी की सख्त शख्सियत और आक्रामक अंदाज के पीछे आंसुओं की ये दास्तान बहुत कुछ कहती है। वो कहानी जो दुनिया कम ही जानती है, मगर मोदी जानते हैं यही वो मां है जिससे किसी ज्योतिषी ने एक बार कहा था, हीरा बने तुम्हारा छोटा बेटा, एक दिन बड़ा नाम करेगा। મારો આત્માથી અંદરનો આત્માએ બોલ્યું તો એ પ્રધાન બનવાનો, આખી સૃષ્ટિનો રાજા બનવાનો। मां का दिल था, कहता था बेटा बड़ा होकर खूब नाम कमाएगा, लेकिन इसे वो दिल में ही रखती। उन्हें डर लगता कहीं किसी की नजर न लग जाए। और ये सच भी था, क्योंकि उस वक्त ये एक बड़ा सपना था, हकीकत से कोसों दूर। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मां अड़ोस पड़ोस के घर में पानी भरती थी, बर्तन साफ करती थी। सालों से जिन विचारों को लेकर के, जिन आदर्शों को लेकर के काम करते हैं, आपके दिल में भी कहीं न कहीं देश की भलाई करने की इच्छा पड़ी है। आपके भीतर जो अच्छाइयां पड़ी है उसको भी हम जोड़ना चाहते हैं, ताकि हमारे भारत का भला करने में हमें और ताकत मिल जाए। एक कुशल प्रशासक की तरह सख्त अनुशासन की झलक संघ की उन्हीं कार्यशालाओं में दिखी थी नरेंद्र मोदी के अंदर। वो अनुशासन, दृढ़ निश्चय और गंभीर सोच उन्हें संघ के दूसरे स्वयं सेवकों से अलग करती थी। 60 के दशक में उस नौजवान का उत्साह आरएसएस के तत्कालीन सरसंघ चालक एमएस गोलवलकर से भी छिपा नहीं था। तब ये तय बात लगने लगी थी कि नरेंद्र को संघ में जरूर कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन पिता दामोदर दास मोदी के ख्यालात तो कुछ और ही थे। 5 साल बाद जब घर लौटे तो घर में सबको ये सारी कहानियां सुनाई, घर में सब खूब रोमांचित हुए। लेकिन उनकी कहानी में एक नया मोड़ आने वाला था। दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए कहानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कहानी शुरू होती है गुजरात के एक छोटे से गांव से, एक चाय की दुकान से। लेकिन उनका संघर्ष उन्हें एक ऐसे मुकाम पर ले जाता है जहां पर संघ से लेकर सियासत तक के महारथी उनसे पिछड़ जाते हैं। उनकी कहानी दरअसल एक ऐसी इच्छा शक्ति से बुनी हुई है जो उनकी जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।
सत्ता की सबसे ऊंची कुर्सी पर काबिज होने के बाद मां के चरणों में समर्पण। तस्वीरें दुनिया ने देखी हैं। 60 पार की उम्र में भी मां का ये लगाव और बेटे का ये जुड़ाव किस कदर है। ये कहानी भी आम है कि मोदी अपनी हर कामयाबी के बाद आशीर्वाद लेने मां के पास जाते हैं। मोदी कहते हैं इससे उन्हें ताकत बड़ी मिलती है। ये जीवन का बहुत सौभाग्य होता है, माँ के आशीर्वाद, इससे बढ़कर के कुछ नहीं होता है। और इस ताकत की कहानी ये कि मोदी की जिंदगी में वो मां ही हैं जो हर कदम पर उनके संघर्ष की गवाही देती रही हैं। 17 साल की उम्र में जब उन्होंने घर छोड़ने का फैसला किया, तब परिवार में विरोध के बीच मां ही थीं जिन्होंने बेटे के माथे पर तिलक लगाकर विदा किया था। जैसे मां को अंदाजा था जिंदगी के इस भटकाव में ही अपनी मंजिल का पता ढूंढेगा बेटा। वो दिन गुर्बत के थे और सियासी हलचल के भी। साल था 1974। तब 24 साल के युवा नरेंद्र मोदी संघ की शाखाओं से जुड़ चुके थे। 1972 में उन्हें संघ प्रचारक के तौर पर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा भेजा गया था। मगर जयप्रकाश नारायण के उस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भागीदारी उनके लिए निर्णायक साबित हुई। आपातकाल के विरोध में युवा मोदी की सक्रियता को देखते हुए उन्हें गुजरात राज्य लोक संघर्ष समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। वो भूमिका मोदी ने 2 साल तक अंडरग्राउंड रहकर निभाई थी। युवा मोदी की जिंदगी में विरोध और सियासत की ताकत का ये पहला अनुभव था। उसके बाद ओहदे बदलते गए और उसके साथ सियासी ताकत का अनुभव भी। 1980 के दशक में नरेंद्र मोदी जब गुजरात बीजेपी में शामिल किए गए, कुछ साल में ही संगठन सचिव बनाए गए। तब किसे अंदाजा था ये पार्टी के तमाम धुरंधरों के बीच वो युवा गुजरात की कमान संभालने वाला है। ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરી पार्टी के उस उभरते रणनीतिकार को पहली कमान मिली रथ यात्राओं की। मुरली मनोहर जोशी की रथ यात्रा के बाद मोदी की सबसे बड़ी राजनीतिक भूमिका उन्हें लाल कृष्ण आडवाणी की अयोध्या रथ यात्रा के सारथी के तौर पर मिली। राम मंदिर आंदोलन के बाद आडवाणी अगर देश के सियासी मंच पर चमके, तो रथ यात्रा की कामयाबी के बाद नरेंद्र मोदी बीजेपी के अंदर सबसे काबिल नेताओं में गिने जाने लगे। इतने पॉपुलर कि शंकर सिंह बघेला जैसे उनके सियासी गुरुओं को भी रश्क होने लगा। होता भी क्यों नहीं, 1995 के गुजरात चुनावों में 2/3 बहुमत के साथ बीजेपी को जो जीत मिली, इसमें बड़ा श्रेय मोदी को मिला। मोदी के सियासी सफर में सत्ता की ताकत का यह पहला अनुभव था। मगर सत्ता के उस करीबी अनुभव के बाद मोदी की जिंदगी में शुरू होता है एक वनवास। दरअसल वो मोदी का दिल्ली प्रवास था, जो शुरू होता है 1998 के मध्यावधि चुनाव से। इस चुनाव में भी जीत बीजेपी को मिली और श्रेय भी मोदी के संगठन और युवाओं के बीच काम को। मगर केशु भाई पटेल सीनियर थे, लिहाजा मुख्यमंत्री भी वो बने। लेकिन तब तक मोदी की महत्वाकांक्षाएं भी सिर उठाने लगी थी। पार्टी में आला कमान ने उन्हें दिल्ली बुला लिया, संभवतः बघेला विद्रोह के बाद पार्टी को एक और फूट से बचाने के लिए। दिल्ली बुलाने के बाद मोदी को बीजेपी का महासचिव बनाया गया था। जिम्मेदारी मिली जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में संगठन को मजबूत बनाने की। मोदी ने यह काम बखूबी किया, लेकिन उनकी नजर गुजरात पर जमी रही। 1999 में जब लोकसभा चुनाव का ऐलान हुआ, तो पार्टी आला कमान ने गुजरात में चुनावी रणनीति की कमान मोदी को सौंपी। नरेंद्र मोदी ने जब पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी, तो किसी को अंदाजा नहीं था कि एक दिन वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, देश के सबसे लोकप्रिय नेता बनेंगे। इस दौर की कहानी सुनाएंगे इस ब्रेक के बाद।